एक क्वेश्चन और जल्दी से फटाफट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। लिखो लिखो, दिया हुआ है, जल्दी से देख लो फिर आगे बढ़ लेते हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टेट्स इंजीनियरिंग में पूछ लेते हैं। आज 12 है, ठीक है। if resultant of two vectors if resultant of two equal vectors sorry if resultant of two vectors if resultant of two vectors of equal magnitude is equal to the magnitude of either vector is equal to the magnitude of either vector is equal to the magnitude of either vector then what is the angle between then what is the angle between what is the angle between those two vectors? So 120. Good. रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने, चाहे वो वेक्टर का एडिशन हो चाहे वो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालने का आपने देखा था R इज इक्वल टू, चूंकि मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले का यूज बहुत होता है ना। इस फॉर्मूले का यूज आप लोगों ने अभी आप लोग चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, हर जगह आपने इस फॉर्मूले का यूज जरूर देखा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका यूज आप लोगों ने वहां दोनों जगह देखा है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है इसका रिजल्टेंट का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं। इस फॉर्मूले को एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं हम लोग। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो था। अगर दो वेक्टर का एडिशन है तो प्लस 2ab cos थीटा, और सब्सट्रैक्शन है तो माइनस 2ab cos थीटा, यही तो है। तो कह रहा है कि कह रहा है कि दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर x है, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड x है। कह रहा है दोनों वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड x है तो बी का भी कितना होगा, x होगा। और हम लोग मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। और कह रहा है कि इसी में आगे की कंडीशन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। किसी एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो भी x होगा, क्योंकि हमने एक वेक्टर को x माना है मैग्नीट्यूड, बी वाले को भी x माना है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, x होगा। तो उस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चूंकि ये r ना, r ये मॉड r लिखो या r लिखो, हम लोग r लिख लेते हैं, मॉड r होता है एक्चुअली वो। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या देता है, परिमाण देता है। सिर्फ क्या देता है बच्चों, परिमाण। क्या देता है, परिमाण देता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। इस फॉर्मूले को देखो तो यहां से अगर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। ये x स्क्वायर को मार दिया, इधर 2 गया तो हो जाएगा ये हो गया 1, इधर से 2 जाएगा तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका माइनस cos इनवर्स -1/2, या cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। -1/2 किसकी वैल्यू होती है, -1/2 120 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री।
ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 120। उन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो आगे चलते हैं। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ ले क्या? बोलो क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ लेते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो लिखो वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका आप लोगों ने देखा था, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, जैसे एक वेक्टर ए है उसको आईजे के फॉर्म में भी तो लिखते हैं ना। कैसे लिखते हैं उसे? मान लो एक वेक्टर ए है, उसे हम लोग ऐसे लिख लें, जैसे सपोज करो हम लिखते हैं वेक्टर ए, वो आपका हो जाएगा, सपोज करो ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। यही तो लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। किसी वेक्टर को आईजे के फॉर्म में लिखते हैं। आईजे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वो इस प्रकार से लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं बताओ? अगर किसी वेक्टर को आईजे के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं वेक्टर को आईजे के फॉर्म। ठीक है बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं ना आईजे के फॉर्म में। तो हम लोग आईजे के फॉर्म में वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये हो गया वेक्टर का आईजे के फॉर्म। मान लो कोई दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर को, मान लो कोई एक वेक्टर बी है, उसको हम लोग ऐसे लिख लें B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, B3 के कैप। ऐसे दो वेक्टर हो गए। मान लो एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना। हम लोगों ने एडिशन देख लिया, हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन देख लिया, और क्या देखना है हम लोगों को? हम लोगों को देखना है मल्टीप्लीकेशन। तो लिख लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। थोड़ा अच्छा होता है ये, आप लोग सीखे तो है ही हैं, बस मैं रिकॉल करा रहा हूं आप लोगों को। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यहाँ वेक्टर में दो तरीके से होता है। एक मल्टीप्लीकेशन होता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है इसका कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, कौन सा? एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? एक आपका वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है, इसको हम लोग, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्केलर प्रोडक्ट। मतलब आप दो वेक्टर का डॉट निकालोगे, दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालोगे। कैसे? डॉट का। अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो दो वेक्टर का, तो उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जो रिजल्टेंट आएगा उसका मतलब, जो उन दोनों वेक्टर का जो डॉट करने के बाद, जो प्रोडक्ट करने के बाद, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चे? स्केलर प्रोडक्ट। ये है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे? वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इन वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स में बहुत करते हैं। जैसे अभी हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, तो काइनेमेटिक्स में जब हम रिलेटिव टर्म की बात करेंगे, रिलेटिव टर्म की बात करेंगे, जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है, और रिलेटिव पोजीशन की बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, डिस्टेंस निकालने, डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करेंगे। तो वहां हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन का जो है ना यूज करते हैं वेक्टर के द्वारा, वेक्टर का। ठीक है, जैसे रेनमैन प्रॉब्लम हुआ, रेनमैन प्रॉब्लम हुआ, और क्या नाम है उसका, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हुआ। तो इन सब में बहुत सारी चीजें, जैसे प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम्स हुए,
प्रोजेक्टाइल आप लोग परवलयाकार पढ़ते हो, परवलयाकार पढ़े हो नहीं? यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेपण गति, ठीक है, प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण गति में भी, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपका यूज होता है किसका? वेक्टर का। तो वहां पे भी आप वेक्टर यूज करके काम करते हो। तो इन थोड़ा इनको रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग रिकॉल ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में एक हम लोग स्केलर वेक्टर और दूसरा वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहां अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी दो वेक्टर का, और तो जो मैग्नीट्यूड आएगा, सॉरी जो रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट के बाद, वो एक स्केलर क्वांटिटी, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो रिजल्ट आएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या आप इसे कह सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट को आप इसे कहते हो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है? दो वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर ए जिसको हमने लिख लिया A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और एक वेक्टर है आपका बी जिसको आपने लिख लिया B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। इन दोनों वेक्टर का बच्चे अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, अगर कहे आपसे कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको, इसको कहेगा कैसे हम लोग बताएंगे आपको। डॉट प्रोडक्ट जब निकालना होता है तो आप लिखते हो वेक्टर का ए का बी के साथ प्रोडक्ट कर लो, या बी का ए के साथ प्रोडक्ट कर लो। ये कुछ नियम है इनके, वो मैं आपको सिखा दूंगा। चाहे ए का बी के साथ प्रोडक्ट करो, चाहे बी का ए के साथ प्रोडक्ट करो, बात बराबर है। इसको एक लॉ कहते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको एक लॉ कहते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। कौन सा लॉ होता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, व्युत्क्रम, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ नहीं, यस। ठीक है। तो ए डॉट बी जो होता है वो होता है सीधा सीधा, इसको हम लोग कहते हैं मॉड ए, मॉड एक फॉर्मूला है, इसको लिख लो आप, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब देखो ये एक फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट निकालने का, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। जैसे सपोज करो, यहां कभी कभी पूछा जाता है कि भाई सपोज करो एक वेक्टर ए हो गया ये वाला, और दूसरा वेक्टर बी ऐसा हो गया, ऐसा सपोज करो ये वेक्टर बी हो गया। ध्यान से समझना इस चीज को, सपोज करो ये वेक्टर बी हो, ठीक है बच्चे, और ए और बी के बीच ये एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? वेक्टर ए एंड वेक्टर, ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब चूंकि हमने अभी आपको ये नहीं बढ़ाया कि किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, क्या आप लोग वेक्टर का कंपोनेंट निकालना जानते हो? यस सर। ठीक है। वेक्टर का कंपोनेंट कैसे करते हैं? जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मान लो ये एंगल थीटा है, और ये वेक्टर सपोज करो कोई एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर।
इस फोर्स वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, ये मान लो एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, दो कंपोनेंट और दोनों कंपोनेंट घटक जिसको कहते हो आप घटक, 36 घटक और ऊर्ध्व घटक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस फोर्स एफ का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस एफ का इसके 36 पे गिरेगा और दूसरा इस एफ का इसके ऊर्ध्व पे गिरेगा। ये हो गया आपका एक्स कंपोनेंट जिसको आप एक्स कंपोनेंट कहते हो यहाँ पे, और ये हो गया आपका वाई का। तो इस एफ का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा आपका एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा वहां लगता है जिस एक्सिस से उस फोर्स का या उस वेक्टर का जिस एक्सिस से एंगल लगा होगा उस एक्सिस पे उस वेक्टर का कॉस गिरेगा और उसके अपोजिट वाले पे साइन गिरेगा। ये मस्ट है ये मस्ट है कि दोनों जो घटक होंगे, दोनों जो कंपोनेंट होंगे, वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर में रिजोल्यूशन, परपेंडिकुलर में विभाजन, बंटवारा, ठीक है, या परपेंडिकुलर घटक, उनके लंबवत घटक क्या है। तो एक ये एफ का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, जिस एक्सिस से उसका एंगल लगा होगा फोर्स का या वेक्टर का, जिस एक्सिस से एंगल लगा होगा उस एक्सिस पे उसका कॉस आता है और उसके अपोजिट वाले पे साइन आता है। ये मस्ट है कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए इसका नाम होता है परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो इसका इस वाले कंपोनेंट पे हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इधर हो गया आपका एफ कॉस थीटा, इधर हो गया आपका एफ साइन थीटा। अब देखो इस वेक्टर का, इस एफ का इधर जो डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात होती है, इसका डायरेक्शन आप कह सकते हो कि इस पॉइंट से अगर ये फोर्स दूर है या ये वेक्टर दूर है तो इसके कंपोनेंट भी दूर की तरफ होंगे या अवे फ्रॉम द पॉइंट होंगे। तो इसका कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट है, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के अवे मतलब इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और इस फोर्स एफ साइन थीटा इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही यहां हम लोग बात कर रहे थे, ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, जो कि आप करते आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपने सीखा हुआ है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, थोड़ा चर्चा करते हैं। अब देखो इस बी का अगर हम कंपोनेंट लें तो इस बी का यहां से एक डाल दो परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो ए पे। तो इस बी का ए पे परपेंडिकुलर में ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, या कह सकते हो आप कि इस बी वाले से यहां से एक टार्च जलाओ, लाइट जलाओ, इस बी का ए पे जितना पार्ट गिरता है, ए पे जितना पार्ट गिरता है, कितना पार्ट गिरेगा ए पे इसका, अगर बी का यहाँ ए पे पार्ट देखें तो कितना पार्ट आएगा बी पे ए का। या इधर आप अगर टार्च जलाओ, यहाँ पे एक टार्च जलाओ यहाँ पे ऐसे, तो इस बी की छाया ए पे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर। पड़ेगी। तो बी की कितनी छाया ए पे पड़ेगी आप बता सकते हो? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। इस बी कॉस थीटा को ध्यान से समझना, इस बी कॉस थीटा को प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? बी का। किस पे? ए पे। ये प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने समझाया आपको। जैसे कह दिया कि रिजल्टेंट का प्रोजेक्शन इस पे बताओ कि कितना है। बात समझ में आई कि नहीं? यस। इस बी का ए पे जो प्रोजेक्शन है वो है आपका बी कॉस थीटा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ए डॉट बी इज नथिंग बट कुछ नहीं है, वो बी का ए पे जो प्रोजेक्शन है उसका मल्टीप्लीकेशन। नहीं आई बात समझ में? भाई ये तो हो गया ए, और ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। नहीं आई बात समझ में?
आई समझ में नहीं आई ये बताओ पहले। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए समझ में आया कि नहीं बताओ। Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो कह सकते हो आप कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ना, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन, दिस इज व्हाट ए डॉट, ठीक है, क्लियर है। इसको आप Yes. क्या कहते हो, इसे प्रोजेक्शन, क्या कहते हो इसे प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है बी का, किस पे, ए पे, ठीक है। ओके, अब ये निकालने का तरीका ही आप लोग जानते हो, देखो इधर सीधा सीधा। अब अगर कोई वेक्टर ए दिया हो, कोई वेक्टर बी दिया हो, अगर आपसे कहता है कि भाई ये दो वेक्टर गिवन है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, क्वेश्चन, या आपसे कह दे कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, क्या निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट, और एंगल ना दिया, तो आप एलएचएस से शुरू करोगे कि आरएचएस से, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। अगर एंगल ना दिया हो LHS. एलएचएस तो ए डॉट बी निकाल दो, और अगर आपको ए दिया है मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दिया है और थीटा दिया है, और आपसे कह रहा है कि ए डॉट बी निकाल दो, तो आप कहां से शुरू करोगे, आरएचएस। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा देख लो। जैसे सपोज करो बच्चे, एक वेक्टर ए दे दिया, अच्छा सॉरी एक चीज और देख लो। ए डॉट बी निकालते कैसे, वो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर हो गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सिंपली जैसे हम लोग ए डॉट बी निकालना चाहते हैं, तो ए डॉट बी बराबर लिखेंगे वेक्टर ए, क्या है वेक्टर ए भाई, ये है, तो वो हो गया आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है बच्चों, अब देखो इस, जैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक उठाते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में सारी जो क्वांटिटी ऊपर होती हैं, सारे नंबर जो ऊपर होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरा वाला उठाते हैं उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। जैसे अब ए डॉट बी निकालना है आपको, तो आपने क्या करना है कि इसको उठाना है और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको उठाना है इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको उठाना है इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से समझना। तो यहाँ a1 उठाया हमने, बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको, a1 उठाया हमने, इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा a1 b1 i डॉट i। ठीक, a1 उठाया हमने, इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कर दिया पहले वाले में, फिर प्लस a1 b2 i डॉट j प्लस a1 b3 i डॉट k। ठीक है बच्चे, आप किसको उठाओगे, ये a1 वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब a2 को उठा लो, प्लस a2 यहां b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k। ठीक है भाई, प्लस इधर देखो a3 उठाया, सब में मल्टीप्लाई कर दो, a3 b1 k डॉट i a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। ये
ठीक है, अब इधर ध्यान से देखते हैं। आई एक यूनिट वेक्टर है ना, आई कैप, और ये वाला आई कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। तो दो यूनिट, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, दो यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई। तो दो यूनिट वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन एक है। अगर आई और आई की बात करें तो दोनों का डायरेक्शन एक है कि डिफरेंट है? एक है। एक है। तो इनके बीच एंगल कितना होगा? 0। 0। ओके, तो देखो यहां से अगर हम दो वेक्टर यही फॉर्मूला लगा दें ए डॉट बी वाला, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मॉड आई कैप कॉस, कितना डिग्री इन दोनों के बीच एंगल है? 0। 0। कॉस 0 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1। तो आई डॉट आई कितना हो गया? देखो मॉड आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड आई मतलब यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यूनिट वेक्टर का? 1। 1 होता है। तो 1 इंटू 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है ना भाई? कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये कितना हो गया, बता सकते हो क्या? आई डॉट आई, ये आप जानते हो, आई डॉट आई क्या होता है? 1। अच्छा, आई डॉट जे निकाल दो। देखो यहां आगे है आई डॉट जे, है ना? तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा भाई? आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे मॉड आई कैप, वही वाला फॉर्मूला, मॉड आई कैप मॉड जे कैप कॉस, कितना डिग्री होगा आई और जे के बीच एंगल? 90। 90। तो यहां हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब आई डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। ठीक। अच्छा, ऐसे ही आई डॉट के भी तो है यहाँ पे, देखो। तो कहने का मतलब है आई और के का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, आई कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। 90। तो 90 के होने की वजह से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। 0। तो कहने का मतलब है, आप कह सकते हो कि आई डॉट के की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो ये आप लोग जानते हो कि दो वेक्टर अगर दोनों का डायरेक्शन एक ही है, उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, और एंगल अगर 0 डिग्री होगा और उनका मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो सीधा आप डॉट प्रोडक्ट आप उसका बता सकते हो। ठीक है, तो आप यहां देखो, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, इसका हो गया 0, इसका हो गया 0, ये वाला जे डॉट आई क्या हो जाएगा? 0। यस सर। जे डॉट जे 1। 1, जे डॉट के 0। 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला बच रहा है, और ये वाला बच रहा है, और ये वाला बच रहा है, और कोई नहीं बच रहा है ना? तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बच्चे? ए डॉट बी वो हो जाएगा आपका सीधा सीधा A1B1 प्लस आई डॉट आई की वैल्यू 1। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ही होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड हो गया A1B1, और आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बचा A1B1। यहां देखो प्लस A2B2 प्लस तीसरा वाला A3B3, बाकी काम खत्म, सब 0 हो गया। तो ए डॉट बी अगर आप ऐसे निकालोगे प्रोडक्ट करके, तो ए डॉट बी की वैल्यू सीधा सीधा आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के साथ, बाकी और सब क्या हो जाता है? 0। तो इसलिए ये आसान हो जाता है। ठीक है भाई, सही है, चलेगा? ठीक है बच्चे, चल आगे चल। तो ये हो गया आपका ए डॉट बी। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी आप कह सकते हो कि ए डॉट बी हमने फाइंड आउट कर लिया। और मॉड ए निकालना जानते हैं, ना वेक्टर का? अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स प्लस कंपोनेंट एक्स का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ जेड का स्क्वायर।
ठीक है, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। अब मैं आपसे कहूं कि दो वेक्टर दिया हुआ है, उन दोनों, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है ए, सपोज करो एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वो है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है और वो दिया हुआ है ai कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अगर ये ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मेरे बच्चों इस छोटे वाले ए की क्या वैल्यू है, बता सकते हो? If vector a and b are perpendicular to each other, these two vectors a and b are perpendicular to each other, then what is the value of a? इस छोटे वाले a की क्या वैल्यू है, बता सकते हो? या a की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर? छोटे छोटे से क्वेश्चन है बच्चे। -1/2 -1/2। ओके, बोलो भाई, और लोग बताओ, चलेगा नहीं चलेगा? अरे भाई सीधा सीधा ए डॉट बी निकाल लो ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही तो। ध्यान से समझो बच्चे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखो, इन दोनों के बीच एंगल हमको दे दिया है क्या? यस सर कितना दिया है? 90 कह रहा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या हम इनका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी सीधा सीधा देख लो क्या हो जाएगा, यहां से देखो, अगर ए डॉट बी निकालना चाहो तो सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड से ए डॉट बी देखो तो क्या हो जाएगा? क्या ए डॉट बी 2a प्लस 3 माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2 इंटू ए आई डॉट आई, बाकी जे डॉट जे, के डॉट के, बाकी तो छूट जाएगा ना। छूट जाएगा मतलब सब जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए वो जीरो हो जाएंगे। मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बराबर मॉड ए। मॉड ए आप यहां से निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा? 1 का स्क्वायर आएगा, इनटू अंडर रूट ऑफ दूसरे वाले का ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ये बचेगा आपका 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट वाले बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, छोटे छोटे से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए की वैल्यू -1/2। जैसे सपोज करो दो वेक्टर दे दिया है, जैसे सपोज करो दो वेक्टर दिया है कि एक वेक्टर ए है, वो है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है b इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये दो वेक्टर दिए हुए, ये दो वेक्टर दिए हुए, और आपसे कहे कि बच्चा ये बताइए कि इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? What is the angle between these two vectors? Yeah, find out the angle between these two vectors. लिखो, two vectors a and b are given,
दो वेक्टर ए और बी गिवन है, A is this one and B is this one. Then find out the angle between A and B. Then find out the angle between A and B. 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 निकाल लोगे? Yes, sir. And also find out projection of B along vector A. And also find out projection of B along vector A. Projection of B along vector A. Projection of B along vector A. So theta equals to cos inverse minus 10 by root 493 or projection minus 10 by root 17. Theta is equal to cos inverse Minus 10 minus by 10 upon root root 493. 443. 493. 493 मतलब 10 से कम रहा नहीं, हालांकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये है पॉसिबल, ये एंगल पॉसिबल है No, sir. नहीं, क्यों? क्योंकि जो भी होगा -1 से ज्यादा होगा, जो भी होगा -1 से ज्यादा होगा, और cos थीटा -1 से बड़ा नहीं हो सकता, हो सकता है? अरे भाई आपने इसे लिखा cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से समझना बच्चे, ये हो जाएगा -10 अपॉन रूट 493, यही तो होगा, यही तो लिखा होगा। तो यहां जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू क्या -1 से बड़ी हो गई? हो गई कि नहीं भाई? जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ऐसा, मैंने जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, ताकि आप, मुझे ये जानना था कि क्या आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। बस समझा देता हूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ए डॉट बी निकाल लेते हैं हम लोग। ए डॉट बी सीधा सीधा क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, चूंकि थीटा निकालना है आपको, तो फॉर्मूला सीधा सीधा लिख दो। जब भी थीटा आपको निकालना हो आप ए डॉट बी निकाल लेना, क्योंकि ए डॉट बी से आसान तरीका नहीं है थीटा निकालने का। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी देखो यहां से क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो हो जाएगा 6 -4 -12 इज इक्वल टू मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मॉड बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस है, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी +4 आएगा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, तो -3 का 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। मेरे बच्चों जो नहीं कर रहे हैं वो ध्यान से देखें, cos थीटा। यहां से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया, -10 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो ये कितना हो जाएगा, 9 9 4 13 13 4 13 4 17, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 17 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो 16 4 20 और 20 9 29 अंडर रूट 29 cos थीटा। तो अगर आप देखोगे इसे तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 17 इंटू अंडर रूट ऑफ 29, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे लगता है 17 17 तिया 51, 510 से कम होगा, ये ठीक है, ठीक है, एक कम कर दोगे ना 3 में से,
17 कम कर दोगे, 510 में से 17 कम हो गया, कितना बचा? 493। ठीक तो है? ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू -10 अपॉन √17 इंटू √29। तो आपने इसे लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू दैट इज -10 अपॉन √493। अब हमने पूछा था आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो हमने ये लिखा था a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos थीटा। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी। ठीक, तो ये आपको अगर निकालना है तो इसे आप लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ बी, या इसे आप पी बी लिख लो, प्रोजेक्शन ऑफ बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो तो प्रोजेक्शन ऑफ बी कुछ नहीं है, यही है। क्या है भाई? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये सीखो, ये जरूरी है, क्वेश्चन में दे देते हैं आपसे। ठीक है, अगर आपसे कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालो तो निकाल पाओगे कि नहीं? यस सर। ठीक, क्या करोगे? देखो यहीं पे, यही ए डॉट बी है, यही ए डॉट बी है। ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी cos थीटा। जैसे बी cos थीटा ए पे प्रोजेक्शन था, ऐसे ही देखो ध्यान से, अगर आप ए डॉट बी करोगे तो वो हो जाएगा मॉड ए cos थीटा इंटू मॉड बी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इसे? तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ ए, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए। किस पे? बी पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो चाहे प्रोजेक्शन ए का बी पे निकालना हो, चाहे प्रोजेक्शन बी का ए पे निकालना हो, अगर ए का बी पे निकालना है तो बी से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड कर दो ए डॉट बी को। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना हो तो ए से डिवाइड कर दो ए डॉट बी। ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपसे, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने कह दिया कि एक वेक्टर ए है, वो है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दूसरा वेक्टर बी है और वो है, देखता हूं मैं आप लोग कितना सही कर पाते हो। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन देखता हूं मैं। और दूसरा वेक्टर बी है, वो है आपका माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बी के कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, क्या चीज? रिजल्टेंट। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का वेक्टर ए पे क्या प्रोजेक्शन है? लिखो, डिटरमाइन द, देखो, डिटरमाइन द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट resultant of these two vectors. Determine the projection of resultant of these two vectors on vector A. 3/√6। 3/√6 आ रहा है। यस। पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा?
I cap plus 3j cap plus 2k ए cap. प्लस बी, यही तो। Yes, sir. ए है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी है आपका माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, इनका रिजल्टेंट हो गया 2i कैप में से आई कैप गया, आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप, यही तो होगा। ठीक है, ये तो होगा बच्चे, क्लियर? ओके, आप देखो इनका रिजल्टेंट आ गया, कह रहा है कि इस रिजल्टेंट का वेक्टर ए पे क्या प्रोजेक्शन होगा, इस रिजल्टेंट का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन। तो रिजल्टेंट का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑन वेक्टर ए दैट इज आर डॉट ए अपॉन व्हाट, किससे डिवाइड करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ आर मतलब बी कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ आर मतलब आर कॉस थीटा या आर कॉस अल्फा। आर कॉस अल्फा की वैल्यू आप निकाल रहे हो किस पे, ए पे, तो किससे डिवाइड कर दोगे आप, मॉड ए से, यही तो है। दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए क्या हो जाएगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए और आर का, ए और आर का डॉट प्रोडक्ट, आर ये हो गया आपका, आर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 आई डॉट आई 1 3 जे डॉट जे 1 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ मॉड ए मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 से गया आउट, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई रूट 6। ठीक, 3 डिवाइडेड बाई रूट 6 मतलब हो जाएगा रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2। Yes, sir. या इसे आप लिख सकते हो रूट 3 बाई 2। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन ए। समझ में आया कि नहीं, बताओ। तो ये है प्रोजेक्शन और ये है डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ लॉज हैं, कौन कौन से लॉ, कौन कौन से जो है डॉट प्रोडक्ट के लॉज हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी डॉट प्रोडक्ट की, वो लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, लिख लो आप, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये क्या होता है कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव होता है कि अगर एक, जैसे हम नंबर की मल्टीप्लाई करें, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करें वो बराबर होगा 3 का 2 में मल्टीप्लाई करना, यही तो होगा भाई। 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तब भी कितना आया 6, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया तब भी कितना आया 6। क्लियर है? तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ कहता है, कम्यूटेटिव वही है कि चाहे ए को लो पहले या बी को लो पहले, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही हो। यहां देखो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दिस इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। दूसरा है डॉट प्रोडक्ट is distributive over the addition of two vectors. Dot product is distributive.
ड्यू टू ओवर द एडिशन। जैसे ए डॉट बी प्लस सी, दो वेक्टर का एडिशन, उन दोनों वेक्टर के एडिशन का डॉट, उन दोनों वेक्टर के एडिशन का किसी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, वो बराबर हो जाएगा, आप सीधा सीधा ए का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, डॉट ले लो, प्लस ए का इस सी में डॉट ले, तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूट। यही दो लॉ है जो डॉट प्रोडक्ट में फॉलो। अब आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको आप कहते हो वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे दो वेक्टर हमने ले लिया, एक वेक्टर ए, वो है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा वेक्टर हो गया b, वो हो गया आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं इन दोनों को, a क्रॉस b इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है ये कि a क्रॉस b जो है, a क्रॉस b जो है वो हो जाएगा मॉड a मॉड b साइन थीटा। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला यहां से यहां तक, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, लेकिन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमेशा क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। इन चीजों को आप याद रखना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, हमेशा एक तीसरा वेक्टर होता है, थर्ड वेक्टर होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है ना, यहाँ आप मॉड लगाओगे तब ये फॉर्मूला सही है। क्या लगाओगे? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब ये सही है। हम लोग याद क्या करते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्या वो सही है? नहीं सही, नहीं सही। बात समझ में आई कि नहीं है? बताओ। यस सर। ठीक है बच्चे? या आप इसे अगर ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, फिर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और यहां लिखोगे आप एन कैप। ये एन कैप क्या है? एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर। मतलब किसका यूनिट वेक्टर? किसका यूनिट वेक्टर? ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर। अब ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो निकाल लोगे क्या? बोलो बच्चे, ए क्रॉस बी का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो निकाल लोगे क्या? बोलो भाई, खुशी। यस सर। बताओ बच्चे, यस सर। कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल। पक्का? देखो यस सर। ये जो एन कैप है, ये एन कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज व्हाट एन कैप। एन कैप, इसका यूज आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स पढ़ा है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में? यस सर। और उसका वेक्टर फॉर्म वहां यूज होता है। ये वहां आपको कंफ्यूज करता है जब वेक्टर फॉर्म आप उसका निकालने लगते हो तो।
और ये वेक्टर फॉर्म आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है ना, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो किसी का भी यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो उसका यूनिट वेक्टर। क्या करोगे, उस वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, दैट इज व्हाट यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। तो वही एन कैप, वही एन कैप। और ये क्या देगा, ये वाला, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, अगर आपको थीटा पता है तो ये फॉर्मूला, ये वाला सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा, किसका, ए क्रॉस बी का। इसीलिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसीलिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन, ये लिखते हैं। अब ये निकालते कैसे ए क्रॉस बी, देख लो। जैसे हमने एक वेक्टर ए दे दिया था आपको, और वो दिया था हमने a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k, और दूसरा वेक्टर हमने b दे दिया था, वो था आपका b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, और दूसरा तरीका है, एक तो सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और दूसरा तरीका क्या है बच्चे, दूसरा तरीका है इसका मैट्रिक्स रूल, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालना। क्या निकालना, डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोग जानते हो। देखो ए क्रॉस बी सीधा सीधा अगर ऐसे लिखे तो कैसे लिख देंगे, देखो ए क्रॉस बी ये हो जाएगा आपका, ए है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये अब यहां देखो, इस a1 को उठाया हमने, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर a2 को उठाया, अगले में मल्टीप्लाई कर दिया, a1 को उठाया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें, फिर इसमें। तो देखो मल्टीप्लाई करते क्या होता है, i1 सॉरी a1 i क्रॉस i सॉरी a1 b1 i क्रॉस i, ठीक है, i क्रॉस i प्लस प्लस, अब फिर a1 को उठाओ, इसमें मल्टीप्लाई करो b2j में, तो देखो क्या हो जाएगा, b2j में उठाओ, तो देखो ये हो जाएगा a1 b2 a1 b2 i क्रॉस j, जैसे आप कर रहे हो i का किसके साथ, j के साथ, तो i क्रॉस j, क्योंकि यहां कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होने का मतलब है कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। यहां आपका एंगल चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, एंगल उल्टा हो जाता है, इसलिए कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता। यहां कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता क्योंकि ये वेक्टर है, ए को बी से, ए को बी के साथ घुमाओगे आप, ए को जब घुमाओगे, बी को रोक के ए को घुमाओगे ना, तो वो अलग चीज होगी, और ए को रोक के बी को घुमाओगे तो वो अलग चीज होगी, वो अलग डायरेक्शन में आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसलिए यहां कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता। अब देखो a1 b1 i क्रॉस i प्लस a1 b2 i क्रॉस j प्लस a1 b3 i क्रॉस k, ऐसे। अब ऐसे ही a2 को उठाओ और फिर सब में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस a2 j क्रॉस i कैप, a2 b1 j क्रॉस i कैप प्लस a2 b2
जे क्रॉस जे कैप प्लस A2B3 जे क्रॉस के कैप। ऐसे ही इस A3 को उठा लो और उन तीनों मल्टीप्लाई करो। A3 B1 के क्रॉस आई कैप प्लस A3 B2 के क्रॉस जे कैप प्लस A3 B3 के क्रॉस के कैप। अब आप ध्यान से देखो, यहां अगर इस रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, देखो इधर आई क्रॉस आई मॉड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, आई क्रॉस आई मॉड मैग्नीट्यूड चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, मॉड आई कैप और आई के बीच एंगल कितना है, 0, तो साइन जीरो की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0, मतलब आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। तो कहने का मतलब ये मैग्नीट्यूड अगर 0 हो गया तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये खत्म हो जाएगा ये वाला टर्म। तो जो आई वाला, आई का आई के साथ है, जे का जे के साथ, के का के के साथ, वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके बीच एंगल 0 डिग्री है, इसलिए खत्म हो जाता है। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, और के वाला के साथ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये तीनों खत्म हो गए। अब बचा क्या, A1 B1 आई क्रॉस जे। अब आई को जे के साथ, अगर आई जे के अगर ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से समझना, आई जे के, आई है ये, और ये जे है, और ये के, अगर आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे, और अगर जे का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे। अब यहां ध्यान से देखो, इधर से आप इधर जा रहे हो, क्लॉकवाइज घूम रहे हो, और इधर से इधर आ रहे हो तो कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट जा रहे हो। ऐसे जा रहे हो तो घड़ी की दिशा में, और ऐसे जा रहे हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जो भी वेक्टर होगा तीसरा वाला, जो भी तीसरा वाला वेक्टर होगा, अगर ये वाला एक वेक्टर है तो ये वाला भी वही वेक्टर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन में अलग होगा। इसका डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसीलिए इसको देखते हुए क्या बनाया गया, एक सर्कल रूल बनाया गया। ये आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या सर्कल रूल क्रॉस प्रोडक्ट का? हाँ, ये आपने पढ़ा है। किस लिए पढ़ा है, देखो मैंने बताया आपको। यहाँ आपने आई रख लिया, यहाँ आपने जे रख लिया, यहाँ आपने के रख लिया, ठीक है बच्चे। अगर आप आई का जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज, ठीक। जे का के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्लॉकवाइज, और आई का के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, है कि नहीं, देखो। और अगर के का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्लॉकवाइज, के का जे के साथ करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जे का आई के साथ करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब है कि अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको जस्ट अपोजिट साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, प्रोडक्ट में क्या है कि अगर आई का जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे अगर करते हो तो एक तीसरा वेक्टर आता है। चूंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो एक तीसरा वेक्टर बनता है, और वो तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बराबर, अगर आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो आई क्रॉस जे हो जाएगा तीसरा वेक्टर के। और ये दोनों वेक्टर जो है, ये जो तीसरा वेक्टर आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, वो तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ये मैंने आपको बताया। आई की एक डायरेक्शन एक्स है, जे की एक डायरेक्शन वाई है, तो के की एक डायरेक्शन जेड है, जो कि आई के साथ भी लंबवत में है और जे के साथ भी
लंबवत। तो I क्रॉस J इज इक्वल टू K। अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम लोग इसको अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। तो देखो ध्यान से, J क्रॉस I क्या हो जाएगा? अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्लॉकवाइज, एंटी। अब एंटी चल रहे हैं तो माइनस के, तीसरा वेक्टर जो है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन साइन में क्या होगा? माइनस। ओके, अब यहां देखो J क्रॉस K क्या मिलेगा आपको? J क्रॉस K तीसरा वेक्टर क्या है? I कैप। क्लॉकवाइज हुआ इसलिए I कैप। और K क्रॉस J ये क्या मिलेगा आपको? माइनस I कैप। अगर क्लॉकवाइज चलोगे प्रोडक्ट लेते हुए तो तीसरा जो वेक्टर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे प्रोडक्ट लेते हुए तो तीसरा जो वेक्टर मिलेगा वो नेगेटिव। प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि I का K के साथ कर रहे हैं तो यहां से यहां तक क्लॉकवाइज ले लें, नहीं चलेगा, क्योंकि J बीच में है। तो दो जो आसपास के वेक्टर हैं, जैसे I का J के साथ या I का K के साथ प्रोडक्ट होगा, बीच में कोई और तीसरा वेक्टर नहीं होना चाहिए, तीसरा और कोई वेक्टर नहीं होना चाहिए। याद देखो, तो I क्रॉस J, J क्रॉस I, J क्रॉस K क्रॉस J, और क्या बचता है आपका? I क्रॉस K। I क्रॉस K क्या हो जाएगा? माइनस J, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलोगे यहां पे, देखो ऐसे। और K क्रॉस I क्या हो जाएगा? I J कैप। ये आप लोग याद तो है आप लोगों को, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस रिकॉल करा रहा हूं मैं, ठीक है। या हो सकता है कि मैं थोड़ा सा अपने तरीके से दिखाना चाह रहा हूं आपको। तो यहां देखो I क्रॉस J है तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये हो जाएगा आपका K, तो सीधा सीधा यहाँ K कैप लिख सकते हो आप, K कैप। I क्रॉस J की जगह K कैप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा A1B2 K कैप, A1B2 K कैप। और यहां देखो I क्रॉस K है, ये हो जाएगा माइनस J, ठीक। यहां देखो J क्रॉस I है, J क्रॉस I उल्टा हो गया, ये हो जाएगा माइनस K कैप, ठीक। यहां ये देखो J क्रॉस K है, I कैप, K क्रॉस I है, J कैप, K क्रॉस J है, माइनस I कैप। तो अगर हम I कैप वाले को देखें तो एक I कैप ये रहा, एक I कैप ये रहा, एक J कैप ये रहा, एक J कैप ये रहा, एक K कैप ये रहा, एक K कैप ये रहा। A क्रॉस B अगर हम यही लिख दें छोटा सा तो देखो क्या बन के आता है। A1B2 ये तो K क्रॉस हो गया, I के साथ शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपका A2B3 I कैप, A2B3 I कैप, और यहाँ है A3B2 माइनस I कैप। तो ये हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2 I कैप, चलेगा। फिर J का देखो, यहाँ है आपका A3B1 और यहाँ है आपका A1B3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस A3B1 माइनस A1B3 J कैप प्लस प्लस K वाला देख लो, K वाला आपका है A1B2 और A2B1, A1B2 माइनस A2B1 कैप। ये आया आपका A क्रॉस P, A क्रॉस, ये आया आपका A क्रॉस। अब इसी को निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट रूल अप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल देते हैं या डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, उस डिटरमिनेंट रूल से भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं A क्रॉस P। वो कैसे होता है देखो, डिटरमिनेंट
जैसे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है A1 i कैप ए वाला, A2 A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 के कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो हम लोग डिटरमिनेंट निकाल देते हैं सीधा सीधा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो, ऐसा बना लेते हैं ब्रैकेट ना, मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की, जिसमें ये 3 टर्म है आई जे के। तो पहले आई जे के यहां ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। ये जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग? Yes, जानते हो? ठीक है, रिकॉल करा देते हैं फटाफट। देखो आई के नीचे है A1 J के नीचे है, जो पहले है, ध्यान से समझना, जो पहले है, जैसे A पहले है, यहाँ A पहले है, इसलिए जो कंपोनेंट आई जे के का है, उस आई जे के का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट किसका वाला, ए वाला जो कंपोनेंट होगा वो लेंगे। ए वाला कंपोनेंट आपका हो गया A1 A2 A3। बी का जो कंपोनेंट है वो है आपका B1 B2 और ए क्रॉस। अब ले लिया हमने, अब क्या करते हैं, यहां से जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, निकाल लो आई कैप, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, जिसमें लेंगे, जैसे आई हमने लिया तो आई को छोड़ दिया हमने, आई का रो छोड़ दिया और ये आई का कॉलम छोड़ दिया। क्या बचा हमारा, ये वाला टर्म बचता है, ये वाला टर्म बचता। इसमें क्या करते हैं कि पहले इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका ऐसे, देन माइनस ऐसे, फर्स्ट ये वाला, सेकेंड ये वाला, A2 B3 माइनस A3 B2 चलेगा? ठीक, A2 B3 पहले ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे, फिर ऐसे, A2 B3 माइनस A3 B। दूसरा टर्म जो होगा वो माइनस जे का होगा। अब जब जे ले लिया आपने, जे आपने ले लिया तो जे का रो और जे का कॉलम छोड़ दो, जे का रो और जे का कॉलम। देखो जे का रो तो यही, जे का रो तो यही हो गया, जे का कॉलम ये वाला हो गया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा ये वाला टर्म A1 A3 B1 B3 बचा। तो देखो वही वाला फिर से, A1 का B3 के साथ और B1 का A3 के साथ प्रोडक्ट, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका A1 B3 माइनस A3 B1। अब आप फिर तीसरा जो टर्म है वो है आपका के कैप, ये के कैप आ जाएगा आपका, के कैप लो, फिर से वही रो छोड़ दो, फिर से वही कॉलम छोड़ दो, के वाला। तो क्या बचा, A1 A2 B1 B2, A1 का B2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाएगा। ये आपका A क्रॉस B, A क्रॉस, ठीक है, दिस इज A क्रॉस। ऐसे निकालते हैं, एक इसे मैट्रिक्स रूल कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाय मैट्रिक्स, ठीक है। यहां जो लॉ है, कौन कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं होता है? बोलो। no sir. कम्यूटेटिव नहीं फॉलो होता, कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो होता, क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो होता। और क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे A क्रॉस B आपने लिख लिया, ये तो हो गया कम्यूटेटिव आपका, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस, ये तो हो गया आपका कम्यूटेटिव, डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B बराबर होता है किसके? बराबर होता है माइनस ऑफ B क्रॉस A, माइनस ऑफ B, ठीक है, माइनस ऑफ B क्रॉस। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव,
डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि एक वेक्टर है ए, उस वेक्टर का दो वेक्टर है बी प्लस बी और सी, इन दोनों का जो एडिशन वेक्टर है, ये दो एडिशन में है। यहां पे क्या होगा इनका कि ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे, प्लस ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, अब ध्यान से सुनिए, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सॉरी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। 0 लिख लो। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। उनका क्या 0 होगा? डॉट प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब देखो, आप लोगों से जो जेई में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मैं जेई से रिलेट कराता हूं आपको, इसलिए कराता हूं ताकि आपको ये एहसास होता रहे कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन एक है, लिख लो आप, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर A1 है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2019 मेन में। देखो क्या क्वेश्चन था। एक वेक्टर A1 जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और दूसरा वेक्टर A2 जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। A2 जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड 5 है। ध्यान से, एक वेक्टर A1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना? 3, दूसरा वेक्टर A2 जिसका मैग्नीट्यूड कितना? 5, और वो दोनों वेक्टर का जो सम है, उन दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, मतलब उनका जो रिजल्टेंट है वो भी कितना है? 5 है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए इसकी क्या वैल्यू होगी? 2A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2, इसकी क्या वैल्यू होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, इसकी क्या वैल्यू होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। निकालोगे या नहीं निकलेगा? ऑप्शन बता दूं? ऑप्शन लिख लो। A option is, B option is, C option is, D option is. Minus 106.5, minus 112.5, minus 99.5, minus 118.5। कौन सा ऑप्शन है? बना रहे हो? ये हो जाएगा आपका 6A1 स्क्वायर है या A1 डॉट A1, A1 डॉट A1 सही रहेगा या A1 स्क्वायर? माइनस 4A1 डॉट A2
प्लस 9 A2 डॉट A1 माइनस 6 A2 डॉट A2। ये 9 और ये A1 डॉट A2 और A2 डॉट A1 दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 गया 5, तो ये हो जाएगा आपका 6 A1 डॉट A1 माइनस 6 A2 डॉट A2 प्लस 5 A1 डॉट A2। ठीक है, इसकी तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 54। इस वाले की देखो तो भाई, ये क्या है A1 डॉट A1 मतलब मॉड A1 का स्क्वायर ही तो हो गया। दो वेक्टर दोनों का ये दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर पैरेलल में है कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। A1 और A1 इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है और ये डॉट है, तो ये सीधा सीधा मॉड A1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू मॉड A1 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो, और ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू मॉड A2 का स्क्वायर प्लस 5 A1 डॉट A2 है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है। A1 डॉट A2, A1 डॉट A2 आपको निकालना है एक्चुअली। A1 डॉट A2 मतलब मॉड A1 मॉड A2 कॉस थीटा, थीटा निकालना है किसके किसके बीच, A1 और A2 के बीच, तब ये A1 डॉट A2 निकलेगा ना। तो A1 और A1 डॉट A2 निकालने के लिए मतलब आपको दोनों के बीच थीटा निकालना है। अब दोनों के बीच थीटा निकालना है, तो क्या यहां से कुछ ऐसा दिया हुआ है जिससे थीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये रिजल्टेंट है किसका, इस A1 और A2 के सम का। तो रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगा दो। क्या होता है रिजल्टेंट का फार्मूला, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये ठीक है, या यहीं से A डॉट B अगर निकाल दोगे A1 डॉट A2, यही तो हो जाएगा A1 डॉट A2 cos थीटा, या A1 इंटू A2 cos थीटा। A1 इंटू A2 cos थीटा मतलब A1 डॉट A2। तो यहां से सीधा सीधा रिजल्टेंट देखो 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम सीधा सीधा स्क्वायर कर दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 डॉट A2, यही तो है आपका। ये AB cos थीटा मतलब अगर A को A1 मान ले और B को A2 मान ले तो A1 डॉट A2 यही तो हो गया। नहीं आई बात समझ में? ठीक। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 5 से कट गया, तो यहाँ बचा आपका माइनस 9 बाई 2 इज इक्वल टू A1 डॉट A2। तो A1 डॉट A2 सीधा सीधा आ गया आपका माइनस 4.5 A1 डॉट A2। ये है A1 डॉट, यहां से निकलेगा, तो A1 डॉट A2 यहाँ रख दो, हो जाएगा कितना माइनस 4. ये देखो हो जाएगा आपका, हाँ ये हाँ सीधा सीधा तो हो जाएगा आपका 6 इंटू A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू A1 डॉट A2 कितना आया माइनस 4.5 माइनस 4. तो हो जाएगा 9 छक 54, 6 निकाल दो यहाँ से, 25 में से 9 गया 16, तो ये जाएगा 6 इंटू, मैं यहां कर रहा हूं 6 इंटू माइनस के साथ 6 इंटू 16 माइनस 5 चौका 20, 5 पचे 25, ये 22.5 हो गया। तो 16 में 6 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 16 छक्का
96 तो 96 हो गया, 96 और ये 96 हो जाएगा, 2.5 और ऐड कर दो उसमें, कितना हो जाएगा 98.5, 98.5 और 20 और ऐड करो उसमें तो 118.5, ऑप्शन डी -118. ठीक, पूछा गया क्वेश्चन की नहीं, ये बताओ। Yes. तो ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, और ये 2019 में पूछा गया है। तो आप लोग किसी भी टॉपिक को हल्के में न ले, अन्यथा न ले। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ये सारी चीजें खत्म हो गई।